कहते हैं इस दुनिया में जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है, भाई बहन का होता है, पति पत्नी का होता है, माँ बेटी का होता है, माँ बेटे का होता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे दरिंदे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस रिश्ते को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। क्यों लोग अपने ही रिश्ते को भूल जाते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना में एक पिता अपने बेटी के प्रति ही इस कदर हैवान बन जाता है कि इसको सुनने के बाद हर कोई इसकी निंदा करने लगता है कि वाक़ई इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो व्यक्ति है उसने तो गलती कर दी थी, अब आगे होना क्या था? तो चलिए जानने वाले हैं इस पूरी कहानी में, क्या उसकी बेटी की आबरू बचती है या फिर वही पिता लुटेरा बनता है? तो जानेंगे इस पूरी कहानी में। तो चलिए आज की जो सच्ची कहानी है इसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पूरा वाकया क्या हुआ था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। दरअसल कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक बात आप लोगों को बता दूं, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अभी बगल में ही रामायण हो रहा है, तो फिर वहाँ से आवाज़ हो सकता है कि आप लोगों तक थोड़ी बहुत आए, इसलिए सोचा कि पहले ही आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि आप लोगों तक नॉइज़ ना आए। तो चलिए आज की सच्ची घटना है इसकी शुरुआत करते हैं। आपसे प्रतिदिन की तरह एक ही विनती गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर देहात, और इसी कानपुर देहात का एक थाना लगता है डेहरा थाना, और इसी थाने का एक कस्बा लगता है छोटा सा, जिस कस्बे का नाम होता है मुंशिगापुर। इसी मुंशिगापुर में एक गली है, मस्जिद वाली गली, और इसी मस्जिद वाली गली में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया संजय होता है और उसकी पत्नी होती है एक, जिसका नाम संजू देवी होता है। दरअसल संजय जो होता है वो पेशे से एक मजदूर होता है, मजदूरी का काम करता है, उसी से अपने घर का गुजारा करता है। जो पत्नी है उसका कुछ समय पहले ही आंगनबाड़ी में उसका सिलेक्शन होता है और उसी में वो ड्यूटी करने लगती है, और फिर जो कस्बा होता है मुंशिगापुर, उसी मुंशिगापुर में एक लास्ट छोर होता है, उसी पे उसको ड्यूटी मिल जाती है और वहीं पर वो प्रतिदिन उसका आना जाना होता है। इधर जो उनकी बेटी होती है, जिस बेटी का नाम संजना ये लोग रखे होते हैं, जो 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट होते ही परिवार वाले सोचते हैं कि अब आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। दरअसल वजह ये भी होती है कि जो संजू देवी होती हैं, सुबह-सुबह उनको जाना होता था और शाम को उनको आना होता था। पूरे दिन इधर-उधर की भाग-दौड़ होती थी और फिर सुबह में खाना बना कर के जल्दी-जल्दी भागना और शाम को फिर वापस आना। वापस आकर के फिर से खाना बनाना। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है, तो जो दोनों पति-पत्नी होते हैं वो सोचते हैं कि बेटी की पढ़ाई अब आगे जितनी ही बढ़ती जाएगी, फिर इसका खर्चा उठाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अब इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई 10वीं तक पढ़ा करके ही उन्होंने रोक दिया। रोक करके पढ़ाई, फिर बेटी को घर पे बैठा दिया। जो संजना होती है वो बेहद सरल स्वभाव की होती है, वह आसानी से मान जाती है और घर पर जो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती है, वो घर की ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगती है। सुबह माता और पिता दोनों लोग अपने-अपने काम पे चले जाते, बेटी खाना समय से बना दिया करती थी। शाम को जब वो लोग आते थे, वो अच्छे ढंग से जो खाना होता था वो बनाती थी, बाकी जो घर का काम होता था वो किया करती थी। अब ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा होता है, कुछ समय जब बीतता है तो जो संजय होते हैं उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो धीरे-धीरे अपनी बेटी के ऊपर डाल दी। जैसे घर की जो ज़िम्मेदारी होती है, किराने का सामान लाना, सब्ज़ी लाना इत्यादि, जो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसको ला कर के उन्होंने अपनी बेटी के दे देते थे पैसे और कहते थे कि तुमको जो भी ज़रूरत होगी घर के सामान की तुम लेते आना। इस पर जो संजना होती है, संजना कहती है कि ठीक है। अब चूँकि लड़की दिन भर घर में खाली बैठी रहती थी, तो इधर-उधर का वो काम भी अपना कर लिया करती थी और साथ ही साथ जो उसका काम था, बाज़ार जाती थी और बाज़ार जा कर के सब्जियाँ लाया करती थी। अब उसकी जो किराने की एक दुकान होती है गाँव कस्बे में ही, और उसी मुस्लिम वाली गली में एक दुकान होती है, जो कुछ दूरी पर होती है। अब उसी दुकान पर जा कर के वो जो भी उसको दाल लाना होता और भी जो मसाला वगैरह जो भी उसको लाना होता, वो लाया करती थी। ला करके और जो भी अपना काम होता था वो किया करती थी। अब ऐसे ही वक़्त के साथ-साथ लड़की के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती गई, तो ये बखूबी उसको निभाती गई।
इसी दौरान उसकी मुलाकात जो होती है एक लड़का होता है जिसका नाम संदीप मद्देसिया होता है। दरअसल संदीप मद्देसिया कोई और नहीं बल्कि वही दुकानदार होता है जहाँ पर उसने वो किराने का सामान लिया था और वहाँ पर डेली वो जाकर के लेते थे। दरअसल संदीप के पिता का नाम रत्नेश मद्देसिया होता है। इनकी जो किराने की दुकान थी ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती है, लेकिन जो उस कस्बे के लोग होते हैं, उस गली के लोग होते हैं, वो आकर के उसी के यहाँ से सारा सामान लिया करते थे। उसी में जा करके ये संजना जो होती है वो भी सामान लिया करती है। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में धीरे-धीरे बातचीत होती है। संजना जब जाती है उसकी दुकान पे तो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक वो वहीं पर बैठी रहती, बातचीत करती, क्योंकि घर पे उस वो भी बोर हो जाती थी। अब ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। अब जो संदीप है, संदीप और संजना इन दोनों की बातचीत बढ़ती जाती है। अब आए दिन ये लोग बातचीत करते हैं। एक दिन मौके का फ़ायदा उठाता है संदीप और जानता है कि जो उसके माता है और पिता है, दोनों लोग ये लोग काम पे चले जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो सीधा संजना के घर पे पहुँचता है। तो जैसे ही संजना दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि ये तो संदीप है। संदीप को देखते ही वो एकदम चौंक सी जाती है। वो कहती है कि अरे तुम यहाँ क्या करने चले आए हो? मम्मी और पापा कोई तो घर पे नहीं है और तुम तो काम क्या है ये बताओ? इस पर जो संदीप होता है वो कुछ बोलता नहीं है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको घर के अंदर लेकर के जाता है। जो लड़की है वो तो पहले डर जाती है, लेकिन उसको भी यही चाहिए था और वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपने दिल की बात नहीं कह पाई थी कभी। फिर ये दोनों बैठ कर के वक़्त बिताते हैं और कुछ देर तक जो संजना होती है उसको चाय-पानी वग़ैरह पिलाती है। दरअसल जो संदीप होता है उस संजना को बताता है कि जो संदीप है, वो उसके माता और या पिता से किसी से और से नहीं मिलने बल्कि उस संजना से ही मिलने आया है। इस पर जो संजना है वो मन ही मन खुश होती है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अब ऐसे ही इन दोनों ने बातचीत किया, बातचीत करने के बाद ये दोनों हैं वो संदीप जाने लगता है और ऐसे ही जब भी उसको वक़्त मिलता वो संजना के घर आता और आकर के उस ये दोनों बैठ कर के बातें करते, वक़्त बिताते और ऐसे ही ये वक़्त बिताने का सिलसिला ये तो चल ही रहा था। इसी दौरान एक दिन संदीप ने बड़ी हिम्मत करके संजना को किस कर लिया और जैसे ही वो किस किया, संजना एकदम और खुश होती है और फिर ये दोनों अब उस हद से अब आगे बढ़ने लगते हैं। मामला किस तक ही नहीं रुकता है, अब धीरे-धीरे ये मामला आगे बढ़ने लगता है। अब ये दोनों एक-दूसरे के होना चाहते हैं। अब जो संजना होती है वो कहती है कि देखो तुम्हारी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है और हम दोनों की शादी तो हो नहीं पाएगी, लेकिन अगर हम लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये बेहद गलत होगा। इस पर जो संदीप होता है वो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने परिवार वालों को मना लूँगा और तुम भी अपने परिवार वालों को मना लेना। इस पर जो संजना होती है वो कहती है कि ठीक है। अब जो संदीप है और संजना है इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इनको मौका मिल ही जाया करता था, दोपहर में सारे लोग अपने-अपने घरों में रहा करते थे, तो संदीप मौके का फ़ायदा उठाता था और उसके घर में चला जाता था, घंटों वक़्त बिताता था, उसके बाद वो घर पे आता था। अब ऐसे ही ये सिलसिला तो चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि जो चोरी है, वो छुपे-छुपाई छुपती नहीं है। अब ऐसे ही एक दिन जो संजना है और संदीप है, ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये लोग गलती से जल्दीबाज़ी में दरवाज़ा जो घर का है, मेन दरवाज़ा उसको बंद करना भूल जाते हैं। और ये दोनों अपने आप में मस्त होते हैं, दोनों बिना कपड़ों के होते हैं, एकदम नग्न अवस्था में होते हैं, दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इसी दौरान उनका जो पिता होता है संजय, कहीं से घूमता हुआ चला आता है और वो भी दारू के नशे में होता है। दरअसल आने की वजह ये भी होती है कि वो दारू के नशे में होता है और उसको कुछ और नहीं सूझता है, इसलिए वो काम तो कर नहीं पा रहा था, इसीलिए वह उसके जहाँ वो काम कर रहा होता है, उसके काम मालिक ने उसको घर भेज दिया। संजय जो है वो लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुँचता है और घर पर जैसे ही पहुँचता है तो घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ होता है, क्योंकि उसको पता भी होता है कि उसकी बेटी घर में है। अब वो सीधा उधर जाता है तो देखता है कि एक बाहर एक स्लीपर रखा हुआ है, तो जो स्लीपर है, स्लीपर को देख कर के वो एकदम सतर्क हो जाता है, मानो उसका जो नशा है वो टूट सा जाता है। अब जैसे ही संजय ये चीज़ देखता है तो फिर वो घर के वो जो कमरा होता है उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही देखता है कि जो उसकी बेटी है, उस बेटी के साथ कोई और भी व्यक्ति एक बैठा हुआ है। अब इस चीज़ को देख कर के जो संजय है, वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या? वो जो मंज़र होता है उसको देख कर के संजय के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है। आखिर वो कर भी क्या सकता है? अब ये जो सिलसिला है, अब उसको देखते हुए उसके पैरों तले जैसे ही ज़मीन खिसकती है, वो एकदम गुस्से में लाल हो जाता है। दरअसल संदीप
और जो संजना होती है ये दोनों बिना कपड़ों के होते हैं, एकदम नग्न अवस्था में होते हैं। संदीप तो जैसे तैसे खुद को संभालता है। संदीप का हाल एकदम बुरा हो चुका था। संजय उसको डाँटता है, फटकारता है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पर चले आए। तमाम तरीके से उसको डाँट फटकार लगाता है। उसके बाद जो संदीप है वो जल्दी-जल्दी कपड़े पहनता है और फिर वहाँ से भाग खड़ा होता है। लेकिन जो उसकी बेटी है, अभी भी वो खुद को अपने बदन को ढकी हुई होती है, क्योंकि उसका पिता उसके सामने खड़ा होता है और वो लड़की चाह कर के भी कपड़े नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि उसने अपने बदन को ढका हुआ था। अब चूँकि जो संदीप तो चला गया है, अब संजय है वहीं पर खड़ा है। तो अब ये कहाँ तक अपनी बेटी को समझाता, डाँटता, फटकारता। अब इसने अपनी बेटी को नग्न अवस्था में देखा था, तो ये तो पहले तो नशे में था ये, अब इसका पारा और चढ़ जाता है और इसकी जो निगाहें हैं अपनी बेटी के प्रति ही खराब होने लगती हैं। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई, कुंडी लगा करके सीधा अपनी बेटी को, जो अपने बदन को ढकी हुई थी, उस कपड़े को भी हटा देता है। हटा करके उसके साथ अब बेशर्मी की हदें पार करने लगता है। यानी कि कहीं न कहीं अपनी ही बेटी के प्रति उसकी जो नीयत है वो खराब होती है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अब जो लड़की है अपने पिता से माफ़ी माँग रही है, कहती है पिताजी मुझसे गलती हो गई और ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी इज़्ज़त को मत तार-तार करिए। अ, मैंने जो किया है वो गलत है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर जो संजय होता है, यानी जो उस लड़की का पिता होता है, वो कहता है कि तुमने जो किया है वो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बताऊँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। लेकिन लड़की अपनी इज़्ज़त की भीख माँगती रहती है, लेकिन वो हैवान, वो दरिंदा एक भी नहीं सुनता है और अपनी ही बेटी के साथ वो हैवानियत करने लगता है। पूरे अपने बदन से कपड़े उतारता है और उस लड़की के साथ हैवानियत करने लगता है। अब ये जो हैवानियत करने का सिलसिला है, अब एक बार जब शुरू हो जाता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। संजय अब ज़्यादातर काम पे नहीं जाता, ज़्यादा दारू पीता, फिर पी कर के घर पे आता और चूँकि उसकी बेटी अब कहीं जाती भी नहीं थी, अब वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, वो घर में ही रहती थी। उसका पिता आता था और उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करता था, उसके साथ हैवानियत करता था। जब भी उसको मौका मिलता, वो अपनी ही बेटी के साथ हैवानियत करने लगता था। अब चूँकि लड़की अब परेशान थी कि वो करे भी तो क्या करे, और उसका उस दिन से जो संदीप है, संदीप से उसका मिलना-जुलना भी बंद हो गया था। क्योंकि वो संदीप से मिल भी नहीं पा रही थी कि वो अपनी सारी बातें, अपने दिल की जो बात है वो बता सके। एक दिन जब उसका पिता है वो जब नहीं रहता है, तो वो किसी तरह सबकी नज़रें छुपा करके संदीप से मिलने पहुँचती है और उससे रो-रो कर सारी बातें बताती है। इस पर जो संदीप होता है वो एकदम घबरा सा जाता है, हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि आखिर ये कि कैसा पिता है जो अपनी ही बेटी के इज़्ज़त के साथ खेल रहा है। वो संजना को समझाता है और समझा कर के कहता है, "एक काम करो संजना कि तुम ये सारी बातें अपनी माँ को बताओ, तुम्हारी माँ इस बात का ज़रूर ख़्याल करेंगी और तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ़ लड़ेंगी।" इस पर जो संजना होती है उसकी बात ये समझ में आती है और वो शाम होने का इंतज़ार करती है। इसी दौरान उसका पिता पहले ही पी कर के आता है और उस लड़की के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। दरअसल जो लड़की की माँ है जब शाम को आती है, तो जो लड़की है वो रो-रो कर अपनी सारी जो बातें होती हैं वो बता देती है अपनी माँ को कि उसके पिता ने उसके साथ ऐसी हैवानियत की है और इतने दिन से उसके साथ हैवानियत करता आ रहा है। दरअसल जो लड़की होती है आखिर वो कर भी क्या सकती है? अब जो उसका पिता है संजय, वो उसके साथ हैवानियत करने के बाद वो चला गया रहता है। फिर जब शाम को आता है तो उसकी माँ, यानी कि संजना की जो माँ होती है संजू देवी, उसका पारा तो चढ़ा ही रहता है। जैसे ही संजय घर में आता है तो उसकी पत्नी जो है वो, उसकी आँखें एकदम चढ़ी हुई थी, एकदम गुस्से में उसको घूर रही होती है। अब जैसे ही उसको घूर रही तो संजय पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? इस पर जो संजना होती है वो कहती है कि तुम जो कर रहे हो, तुमने जो किया है, ये सब तुम इस समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं हो, तुम इस समाज पे एक धब्बा हो। और उसको बहुत ही भला-बुरा सब सुनाती है। इस पर जो संजय होता है, अपने पत्नी के पैरों में गिर जाता है, उससे माफ़ी माँगने लगता है, फिर अपनी बेटी के पैरों में भी गिर जाता है और उससे भी माफ़ी माँग लेता है। हालाँकि वो तो एकदम दारू के नशे में टुल होता है, लेकिन जैसे ही पत्नी ये बात बोलती है, जैसे उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी को ये बात पता चल गई है, वो एकदम शर्म से झुक जाती है उसकी निगाहें और उसके पैरों में वो गिर कर के माफ़ी माँगने लगता है। कहता है कि मैंने जो भी किया, नशे में किया, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, भगवान भी एक बार गलती सुधारने का मौका देता है। इस पर जो संजू देवी होती हैं वो कहती हैं कि अपनी बेटी से कहती हैं कि चलो ठीक है, इसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो भी सोचती हैं कि अगर इसकी अगर हत्या कर देते हैं, इसको अगर मार भी देते हैं तो फिर मेरी ही माँग का सिंदूर उजड़ जाएगा और फिर हम लोगों का कोई सहारा भी नहीं रहेगा।
अब इसीलिए यही सोच करके जो संजू देवी उसको माफ़ कर देती हैं और ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा होता है और जो संजय है वो अपने आप को सुधार लेता है। कुछ समय ही लेकिन सुधारता है और फिर सब कुछ जैसे ही सही होने को होता है, संजू देवी अपने काम पे जाती हैं और ऐसे ही उनका जो सिलसिला है जैसे पहले रूटीन होता है वैसे ही शुरू रहता है। कुछ समय बीतता है लेकिन कहते हैं कि जो आदत वाले हैं होते हैं उनकी आदत थोड़े छूटती है या फिर जिसके मुँह खून लग जाए फिर वो शिकार करना थोड़े छोड़ देता है। अब ऐसा ही कुछ होता है संजय के साथ और उस संजना के साथ। जो संजना का पिता है यानी कि संजय है, वो फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देता है और जाता है। जैसे एक दिन वो दारू पी करके आता है और फिर अपनी बेटी के साथ हैवानियत करता है पूरे दिन और उस दिन उसने कई बार उस लड़की के साथ यानी अपनी ही सगी बेटी के साथ उसने हैवानियत की थी, शारीरिक संबंध बनाया था। लेकिन जो उसकी बेटी है अब वो उसने बड़ी ही हिम्मत से काम लिया। जैसे ही उसकी माँ शाम को घर आती है, सारी बातें अपनी माँ से बताती है। वो कहती है कि मेरे पिताजी ने ऐसे-ऐसे आज फिर से मेरे साथ किया। इस पर जो लड़की की जो माँ होती है, वो कहती है अच्छा ठीक है, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ये एक समाज पे धब्बा है, इसको इस दुनिया से ही हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही शाम होती है, रात होती है, खाना-पीना खा करके संजय जैसे ही सोता है, तो जो लड़की की माँ है, अब वो लोग क्या करती हैं कि फिर अगले ही दिन, अगली सुबह जो होता है, संजय घर में ही नहीं मिलता है, बल्कि जो उसकी लाश है, वो बगल के ही एक नाला होता है, उसी नाले में पड़ी रहती है। आस-पड़ोस के जो लोग हैं, वो देखते हैं कि आखिर ये तो बगल का ही जो हमारा पड़ोसी है संजय, ये तो उसकी लाश है, उसको निकाला जाता है। पुलिस मौके पर आती है, मौके पर जो पुलिस है, उससे पूछताछ की जाती है लोगों से, तो फिर जो आस-पड़ोस के लोग हैं, वो बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि इसी मोहल्ले का रहने वाला जिसका नाम संजय है। अब जब बात संजय की आती है तो पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर उनकी जो पत्नी है उनको इत्तला की जाती है, मौके पर सभी लोग पहुँचते हैं और सभी लोगों का यानी कि बेटी यानी जो संजना होती है और जो संजू देवी होती है, इन लोगों का रो-रो कर बुरा हाल होता है। वो लोग कहते हैं कि आखिर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि ये शाम को तो ठीक-ठाक ही थे, हमारे पास ही थे, लेकिन खा पी कर सोए थे, लेकिन सुबह जब उठे हैं तो ये तो घर पे ही नहीं थे। अब ये चीज़ जब पुलिस सुनती है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान रात को सोएगा और सुबह में गायब हो जाएगा। दरअसल ये जो घटना होती है 22 जून को होती है, 22 जून 2022 का ही ये वाक़या होता है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ रहता है वो 4 जनवरी 2022 से ये सिलसिला शुरू हुआ रहता है। बीच में इसने अपनी आदत में सुधार किया था और उसके बाद फिर यही गलती दोबारा से जब दोहराता है तो इसकी हत्या हो जाती है 22 जून 2022 को। अब पुलिस तो सख्ती में आती है और कातिल की तलाश जारी कर देती है। अब इधर-उधर तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है तो जो उनकी बेटी है वो भी यही बात कहती है कि इनका अ, जो मेरे पिताजी हैं वो मज़दूर थे, आए दिन ये शराब पीते थे और पी करके इनका कई लोगों से झगड़ा भी हुआ है, हो सकता है कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया हो। जो पुलिस है वो कहती है अच्छा ठीक है, पुलिस भी अपने तरीके से जाँच-पड़ताल फिर से आगे बढ़ाती है। लेकिन पुलिस ने जैसे ही संजू देवी से पूछताछ करी तो जो संजू देवी ने बयान दिया, उस बयान में और उनकी बेटी के बयान में भिन्नता नज़र आती है। तो फिर कहीं न कहीं उनका जो शक है पुलिस का अब उनकी पत्नी के ही प्रति गहराता जाता है। कहीं न कहीं पुलिस को ये भी लगता है कि ये कहीं अ, लव इफ़ेक्ट का कोई एंगल तो नहीं है क्योंकि हो सकता है कि बेटी को उसके पिता ने पकड़ लिया हो तो बेटी ने ही ठिकाने लगा दिया हो। या तो फिर पत्नी का कहीं अवैध संबंध रहा होगा तो फिर इसीलिए पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने पति को ठिकाने लगवा दिया हो। तमाम एंगल से जो पुलिस है वो जाँच पड़ताल करती है और जाँच पड़ताल करने के दौरान फिर पुलिस जो है अब उसकी यानी जो पत्नी होती है संजू देवी, उनके नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। जैसे ही जब कॉल डिटेल निकालती है तो उस टाइम पे रात के लगभग 11 बजे करीब एक नंबर पे बात हुई रहती है और जो उसकी बेटी होती है, बेटी का भी एक फ़ोन होता है, बाद में जाकर के फ़ोन ले आया गया जाता है क्योंकि इसी दौरान जो संदीप होता है, संदीप ने जैसे ही उसके साथ हरकतें जब हुई थी तो उसको बताने के लिए उसके ऊपर उसका ख़्याल रखने के लिए संदीप ने चोरी से एक फ़ोन दे रखा था। अब पुलिस उस फ़ोन को भी पाती है और फिर पाने के दौरान उन दोनों नंबरों को जब मिलाया जाता है लॉन पे डाला जाता है, सीडीआर निकाले जाते हैं तो उसमें एक नंबर कॉमन होता है। लेकिन जो नंबर कॉमन होता है वो लड़की के फ़ोन से नहीं बल्कि लड़की की माँ के फ़ोन से किया गया रहता है और किसी और को नहीं बल्कि संदीप को किया गया रहता है। जब पुलिस संदीप को उठाती है तो फिर संदीप जो होता है सारा जो सच्चाई होती है वो बता देता है।
अब इसी शक के आधार पर लड़की की माँ को यानी कि संजू देवी को, संजना को भी पुलिस उठाती है और फिर पुलिस संजू देवी से पूछताछ करती है। तो पूछताछ में जो संजू देवी हैं, उन्होंने जो शुरू से लेकर के और लास्ट तक उनकी बेटी के साथ हैवानियत हुई रहती है, उसको जब बताती हैं तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक पिता अपने बेटी के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। दरअसल पुलिस अब इस मामले की छानबीन तो अब बंद ही एक तरह से हो चुकी है, क्योंकि पुलिस को अब असली जो कातिल हैं वो मिल चुके हैं। लेकिन पुलिस उनसे कहती है कि इसने जो किया ये तो बेहद निंदनीय है, बेहद गलत काम है, लेकिन आपको इस बात का अधिकार नहीं कि आप इसको सज़ा दें। आपको पुलिस में आना चाहिए था, एफआईआर लिखवानी चाहिए थी और इसको कानूनी तरीके से इसको सज़ा मिलती। लेकिन आपने गलती की है। अब इसी के आधार पर, क्योंकि 11 बजे जो संदीप को फ़ोन किया गया रहता है, संजू देवी ये बताती हैं कि उस दिन जब पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ हैवानियत की गई है, तो फिर रात में ये लोग प्लान बनाते हैं और फिर संदीप को बुलाया जाता है और इन 2-3 लोगों ने मिल करके संजय को ठिकाने लगा दिया, यानी वहीं पर उसकी गला दबाकर हत्या करी। उसके बाद उसको ले जा करके नाले में फेंक दिया जाता है। फिलहाल ये तीनों लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर के इनको जेल में डाल दिया है और फिर इनके ऊपर जो तमाम धाराएँ होती हैं 307, 302 और भी अन्य धाराएँ हैं, 300 जैसे 76 हो गया। ये सारी धाराएँ इन पे लगाई गई हैं और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, क्योंकि अपराधी जो था वो तो अपराध उसने किया ही था, लेकिन सबसे बड़े अपराधी ये लोग माने जाते हैं जिन्होंने उसका मर्डर किया था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहे। जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें कमेंट करा है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। पहले नंबर पे है जय सिंह परिहार जी, ये बिंद से है, जिला बिंद है इनका, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, माफ़ी चाहते हैं। मनोज सिंह जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के जो जिला पड़ता है एक मऊ डिस्ट्रिक्ट, इसी मऊ डिस्ट्रिक्ट से है। सुनील चौधरी जी हैं, ये सेंट्रल जेल बीकानेर में इनकी पोस्टिंग है, ये वहीं से हमें कमेंट करते थे, प्रतिदिन ये हमारी कहानियों को देखते हैं और जो भी लोग देख रहे हैं तमाम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अगले नंबर पे हैं दीपक हिरावर जी, करण सिंह जी फिरोजाबाद यूपी से, विजय सिंह ठाकुर जी हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, ये बलिया के रहने वाले हैं, सुधा देवी जी हैं, करण सिंह राठौर जी हैं। अगले नंबर पे है सुधीर कुमार गुप्ता जी, ये पश्चिमी चंपारण बिहार से है। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।